नमस्कार। आज दो विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। एक जो विपक्षी एकता के उसमें एनडीए की एक मीटिंग रखी गई 18 तारीख को दिल्ली में, जिसमें 38 संगठन शामिल हुए, तो उसका क्या निष्कर्ष है। और जो रक्षा सौदों पर ये सरकार को अपोजिशन घेर रही है, उस विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग वार्ता करते हैं कि 17-18 तारीख को अपोजिशन यूनिटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि एनडीए और बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए अब जो ऑपोजिशन के 26 संगठन हैं, वो मिलकर, और देश भर में पहले तो ये नवंबर में जो इलेक्शन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, उन और मिजोरम में, इन इलेक्शनों को लेकर क्या नीति होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर क्या गठबंधन हो सकते हैं, जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज के संगठन आपस में इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तो उसमें सीटों का अरेंजमेंट क्या रहेगा। एक के खिलाफ एक, मतलब कि एक एनडीए का कैंडिडेट के खिलाफ एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट जो है, वो कैसे खड़ा किया जाएगा। और जो दल इस गठबंधन में शामिल नहीं है, जैसे कि नवीन पटनायक का उड़ीसा में है, या हेमंत सोरेन है जेएमएम के, या टीडीपी है, या आपकी तेलंगाना में बीआरएस है जो कांग्रेस के विरुद्ध इलेक्शन लड़ेगी अभी स्टेट असेंबली का, या अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव तो खैर ज्वाइंट ऑपोजिशन में है, मायावती है। तो मायावती और इन लोगों का क्या रहेगा, क्या ये थर्ड फ्रंट बनेगा। इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं, अजमल साहब भी आते हैं, और एनडीडीपी भी आती है जो नॉर्थ ईस्ट पार्टी है। तो ये 7-8 पार्टियां जो हैं, ठीक है, मिलकर तीसरा गठबंधन खड़ा करेंगी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये काफी चीजें जो हैं पार्लियामेंट में कही थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि एक अकेला सब पे भारी है। और आपको ज्ञात होगा पिछले 9 सालों में एनडीए की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, और एक अकेले सब पे भारी का जो दिया गया कि इंडिया जो है वो एनडीए है और एनडीए इंडिया है, उसके खिलाफ ऑपोजिशन ने इंडिया नाम से आईएनडीआईए के नाम से अपना ऑपोजिशन का जो गठबंधन घोषित किया है, तो वो एनडीए के खिलाफ होगा। तो ये क्या भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी, या एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी, या नया भारत और पुराने भारत के बीच में लड़ाई होगी। अब वो स्लोगनरिंग तो तब तमाम तरीके की होती है, पर उस पर पब्लिक जो है, पब्लिक का रुझाव क्या होगा, पब्लिक क्या देखेगी। और जहां तक नामकरण की बात है, 2013 में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी का मिल रहा था, उसका नाम बदल के पहल रख दिया गया। 2013 में स्वच्छ भारत अभियान को निर्मल भारत अभियान के नाम से कहा गया। और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम दिया गया, जिसमें अंत्योदय स्कीम में 5 किलो राशन प्रति सदस्य अति गरीब परिवारों के लिए दिया जाता है। 2012 में प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम को पीपीपी मॉडल दिया गया, और पीपीपी मॉडल को उसको प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम के नाम से नवाजा गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का 2011 में भारत नेट का नाम दिया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मेक इन इंडिया 2011 में, मेक इन इंडिया का टाइगर आपने देखा होगा। और जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में 12 से 13% है, और टारगेट 15 से 17% था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो उस विषय में भी चिंता का विषय ये कि क्या नाम बदलने से देश के हालात बदल गए। इंदिरा गांधी मैत्री सहयोग योजना को प्रधानमंत्री मैत्रीवा वंदना योजना कर दिया गया। स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना बना दिया गया 2010 में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्किल इंडिया घोषित किया गया। फ्री एलपीजी कनेक्शन बीपीएल फैमिलीज को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से नवाजा गया। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से नवाजा गया। राजीव आवास योजना को सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग का नाम दिया गया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम से नवाजा गया। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी को सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से नवाजा गया। जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के नाम से नवाजा गया। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम से बताया गया। आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो हर एक चीज को किसी न किसी
नाम से जोड़ा गया। और जनधन योजना भी बेसिक सेविंग्स अकाउंट स्कीम को जनधन योजना का नाम दिया गया। नीम कोटेड यूरिया को ग्रोथ क्लेम्स के नाम से दिया गया। न्यू डील फॉर रूरल इंडिया को ग्राम उदय से भारत उदय का नाम दिया गया। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया। इस तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम दिया गया। तो तमाम तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम पर कई योजनाओं का अनावरण किया गया, कई योजनाओं के नाम बदले गए, कई शहरों के नाम बदले गए, कई सड़कों के नाम बदले गए। तो ये नामकरण से क्या देश की वास्तु स्थिति बदली, देश में रोजगार बढ़ा, देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात बढ़ी? तो ये तमाम विषय हो जाते हैं। अभी आपने देखा मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई, 3 औरतों को परेड किया गया और वहाँ जो मॉब था जो उन लोगों को परेड कर रहा था, उन्होंने उनका कहते हैं असॉल्ट किया, रेप किया। और अब जाके उसकी तहकीकात हुई, 5 लोग अरेस्ट किए गए। उससे पहले कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। तो तमाम विषयों पर हम लोगों को ये संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार जो है, सरकार की वास्तुस्थिति क्या है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और आगे आने वाले समय में सरकार की योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, पब्लिक तक पहुंच रही हैं। ऐसा नहीं कि पहली सरकारों ने नहीं किया, पहली सरकारों ने भी इस तरीके के काम किए हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, जवाहरलाल नेहरू योजना, तो इस तरीके की योजनाएं को नाम जब घोषित होता है तो एक उद्घोषण होता है कि ये सरकार जो है पब्लिक के लिए काम कर रही है। पर जब उनके नाम बदल के अटल योजना या प्रधानमंत्री योजना कर दिया जाता है तो क्या उनके नाम बदलने से उसकी स्थिति बदल जाती है? ये पब्लिक को देखना पड़ेगा कि इस तरीके के चीजों में, इस तरीके का जो महिमा मंडन होता है सरकार का, और लोगों को ऐसा लगता है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उस दिशा में हम लोगों को देखना चाहिए। दूसरा विषय राफेल का विषय है। आपने देखा किस तरीके से रक्षा सौदों में डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग कमेटी है, डिफेंस अकाउंटिंग कमेटी है, उनको ताक पे रखकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कराई गई। फ्रांस में आपने देखा किस तरीके से राफेल विमानों का सौदा हुआ। पहले कहा गया ये विमान खरीदे जा रहे हैं, पहले 18 विमानों का सौदा हो रहा था, फिर 36 विमानों का हुआ। इनिशियली जब बात चल रही थी तो बात चल रही थी 108 विमान जो हैं वो खरीदे जाएंगे। और क्योंकि हमारे रक्षा विमानों में, हमारे एयरफोर्स में अपग्रेडेशन बहुत लंबे समय से ड्यू है, तो उस पर फैसला सरकार को लेना था। और पिछली यूपीए की सरकार में ऑर्डर नहीं दिए थे, पर उन्होंने पूरी कैलकुलेशन, कॉस्ट कैलकुलेशन कर ली थी। पहले कहा गया कि वो 90,000 करोड़ में है, करते करते वो डील जो है वो आगे बढ़ी। इसमें 3 डिफेंस मिनिस्टर्स शामिल हुए। जेटली साहब थे पहले, फिर पारेकर साहब थे, और उसके बाद निर्मला सीतारमन थी। 8 अगस्त 2014 को एक रिटर्न रिप्लाई में सुब्बा रेड्डी की ये याचिका थी पार्लियामेंट में। उस पर सवाल करते हुए उन्होंने ये कहा था कि एफआरपी में 126 मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट MMRCA में खरीदे जाएंगे, और उसमें 18 एयरक्राफ्ट की, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 18 प्लेन्स के लिए पहले वो LOI दी गई। 108 विमानों का लाइसेंस था। L1 वेंडर जो उसका था वो डसॉल्ट एविएशंस था, और उसमें HAL को टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाना था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। बट उसमें HAL के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करना था डसॉल्ट का, उसको लेकर UPA 2 में 1.5-2 साल से नेगोशिएशन चल रही थी। पर जब फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो वो डायरेक्ट डील ये कर लेते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 36 विमान खरीदने की, और उसका ठेका जो है 2 महीने पहले बनी एक कंपनी को दे दिया जाता है जिसका नाम है रिलायंस डिफेंस, जिसका डिफेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अनिल अंबानी वैसे ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं, और कहा जाता है कि 150 मिलियन यूरो का उनका एक लोन था जिसके लिए वो वहां की कोर्टों में लड़ रहे थे कि वो लोन किस तरीके से माफ हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनका लोन वो माफ करा दिया, और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो रिलायंस को हुआ, और रिलायंस को डसॉल्ट का एविएशन पार्टनर भी बनाया गया। अब ये कहाँ तक सच है, ये तो तहकीकात का मुद्दा है। अगर देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे काम करेंगी तो हो सकता है कोई डिटेल्स आ जाएं। पर ये जरूर है कि फ्रांस में इस पे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है, और वहां पे उस समय के जो वहां के रक्षा मंत्री थे, वहां के प्रधानमंत्री थे, और डसॉल्ट कंपनी के जो लोग थे
उनको लेकर ये बात चल रही है कि इसमें कोई कमीशन तो नहीं दी गई, किस तरीके से कोई पेमेंट तो नहीं दी गई बिचौलियों को इस रक्षा विमानों के खरीद में भारत के साथ। तो उसमें अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो फ्रांस की सरकार करवा रही है। वहां पे PIL दाखिल हुई है। हिंदुस्तान में तो कोई केस था नहीं, जो अपोजिशन का इल्जाम था वो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। तो अब उसके बाद जो है अप्रैल 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे तो उनके साथ रिलायंस एविएशन के अनिल अंबानी भी थे और उनके साथ अदानी साहब भी थे, गौतम अदानी साहब भी थे, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के। तो अदानी डिफेंस के नाम पे अदानी को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का और ड्रोन ट्रायप मिला उनको, अमेरिका भी प्रधानमंत्री मोदी रिसेंटली गए थे वहां से। और रिलायंस एविएशन को जो है मेंटेनेंस का ठेका मिल गया 36 एयरक्राफ्ट का। पारिकर साहब ने इस पे काम किया था उनके जब उनकी तबीयत खराब हुई थी कोरोना काल के समय, तो जो फाइलें थी उनके घर पे थी और उन्होंने कहा कि मेरे पास रक्षा सौदों के सारे प्रूफ हैं कि राफेल डील में डायरेक्ट PMO का इंटरवेंशन था और मुझे कहा गया कि आप चुप रहो। जब ये कह दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी ऑफिस से कि आप चुप रहो, तो इसको लेकर सतपाल मलिक की बात याद आ जाती है कि जब पुलवामा अटैक में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को, जब मैंने फोन कहा कि उसमें रक्षा सौदों में जो कमी आई और जो गलतियां हुई वो इनको एयरक्राफ्ट से ट्रांसफर करने की वजह से नहीं हुई और पहले मना किया गया था, तो उन्होंने कहा तुम चुप रहो, ये कुछ और है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं रक्षा सौदों में और पुलवामा के जवानों को कश्मीर भेजने में, और जब कुछ उसमें हादसा हो जाता है या कोई डील खराब हो जाती है और जब कहा जाता है कि इसमें ये हो गया है, तो वो कहते हैं तुम चुप रहो। तो ये चुप किसको करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अनिल अंबानी को जो है वो ऑफसेट का डील का जो है मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके बाद अनिल अंबानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया 151 मिलियन यूरो की, और वो डेट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे वेव ऑफ कर दी गई। एक नाम और आता है इसमें इन्वेस्टिगेशन में, जो वहाँ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है कि सुजैन गुप्ता नाम के कोई शख्स हैं, उनको उनके खिलाफ ED इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। उनका कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस है और कहा जाता है कि राफेल डील में जो पैसे का लेन देन है वो उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू आया है। तो सुजैन गुप्ता का प्रधानमंत्री मोदी से क्या लिंक है और किस तरीके से ये पैसे की आवाजाही हुई है। और उसके बाद फिर जब फ्रांस गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो जो हमारी नेवी है उसके लिए 26 मरीन राफेल एयरक्राफ्ट को चूज किया गया है बाकी एयरक्राफ्ट के ऊपर, और 2 सबमरीन्स का भी ऑर्डर दिया गया है। स्कॉर्पियन मरीन्स का ऑर्डर, सबमरीन्स का ऑर्डर दिया गया है। तो ये भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है या डायरेक्ट B2C है, इसमें HAL की क्या इन्वॉल्वमेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कहाँ तक इन्वॉल्व किया जाएगा। हालांकि अमेरिका की मीटिंग में उनको ये कहा गया था F4104 इंजन जो GE बनाती है लाइट एयरक्राफ्ट के लिए, वो टेक्नोलॉजी 80% जो है दी जाएगी, 20% GE अपने पास रखेगी। और GE एरोनॉटिक्स से जो ड्रोन्स की डील की गई है, उस कहा जा रहा है कि 55 मिलियन का ड्रोन जो है वो 110 मिलियन में डॉलर में डील की गई है। वो क्यों की गई, डबल रेट पे क्यों खरीदे गए, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसका सही जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं। तो इन बातों को लेकर ऑपोजिशन सतर्क है और ये तमाम मुद्दे समय पे समय उठाती रही है। अभी तो मानसून सत्र चल रहा है, इसमें मणिपुर का मामला जो है वो प्राइम है। आपने खुद देखा किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने उनकी बेल भी अपोज नहीं की और वो छूट गए, जबकि इस 6 महिलाओं की रिटर्न कंप्लेंट है कि उनका शोषण हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, 3 आई विटनेस अकाउंट्स होने के बावजूद, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस उनके खिलाफ है क्योंकि उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी उस एरिया की पाई गई। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उनकी बेल को जो है वो चैलेंज नहीं किया और चार्जशीट भी पहले फाइल कर दी। तो जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कंप्लेंट हो गई तो फिर मुलजिम को क्यों रखा जाए। अब तो अदालत पे है कि उनको छोड़े या उनको सजा दे। तो जब महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता सरकार की नजर नहीं आती, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को गुजरात में रेमिशन पे छोड़ दिया जाता है, राम रहीम को कितनी बार पैरोल मिली आप खुद जानते हैं, कम से कम 10 या 12 बार वो पैरोल ले चुके हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, वो भी रेप के दोषी हैं। आसाराम बापू ने भी अपनी एप्लीकेशन मूव कर दी है हाई कोर्ट गुजरात में कि इतने साल हो गए मुझे और मुझे भी छोड़ दिया जाए। जब सब रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं मणिपुर में और वीडियो डाल रहे हैं, तो भाई मुझे क्यों जेल में रखा है। तो ये सरकार कितनी संवेदनशील है मामलों को लेकर,
रक्षा मामलों को लेकर, उसमें हुए घपलों के मामलों को लेकर, महिलाओं के मामलों को लेकर। तो ऑपोजिशन की यूनिटी जो है, ये क्या लोकसभा के इलेक्शन तक रहेगी, सीट शेयरिंग अरेंजमेंट इनका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो समय बताएगा। पर इस समय ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मोदी सरकार जो है वो बैकफुट पर है, और आने वाले समय में कुछ टफ क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, और उसका जवाब अगर वो ठीक से नहीं दे पाएंगे तो वोट का चोट बीजेपी की सरकार को मिल सकती है। ये आगामी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भी क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ इस हफ्ते। सतर्क रहिए, लोगों से बात करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिख के भेजिए। और क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, समय रहते उनको अगले प्रोग्राम में डिस्कस भी करूंगा। अभी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।